आइए हम लोगों ने ईबीसीएल में कुछ टॉपिक पढ़े। आइए अब आते हैं एक नए टॉपिक पे। इसमें फिर ये टॉपिक आपके जो है वो 3 चीजों से जुड़ा हुआ है, जिनमें से एक ऐसा टॉपिक था जो 2 चीजों से जुड़ा हुआ था। जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन हमने पढ़ लिया, वो मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से भी। मनी लॉन्ड्रिंग से इसीलिए क्योंकि हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग में किस तरह से आप इलीगल तरीके से जो पैसे लाते हैं क्राइम ऑफ प्रोसीड से, उस पर कैसे हम रोक लगाते हैं। और बेनामी ट्रांजैक्शन भी कुछ उसी नेचर का था जिसमें अता पता ही नहीं चलता कौन सा प्रॉपर्टी किसका है। ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें आपके 3 चीज एक साथ आ जाते हैं। एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सही में बोले तो, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट और एक आपका स्टैंप एक्ट। लेकिन कमाल की बात देखिए, पहले तीनों एक में हुआ करता था, अब जो है इनमें से 2 को उठा करके उन्होंने दे दिया है आपके जेआईजीएल में, यानी कि ये आपके जो है वो दूसरे ग्रुप में है। तो वहां पे हमने उन दोनों को एक साथ देखा था, जहां हमने देखा था, ध्यान से सुनिएगा, कि कौन कौन से ऐसे चीज है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और अगर वो कंपलसरी तो कैसे उससे पहले क्या लगाया जाता है, स्टाम्प ड्यूटी जो है वो उस पर लगाया जाता है, जिसमें हमने स्टाम्प में आधी तो क्लास कर ली है, मतलब बेसिक पढ़ लिया है, सिर्फ हम अपने नोट्स पे नहीं पहुंचे थे। और तब हमने देखा था कि जिन चीजों पे जो है कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन, उन पे पहले क्या लगाते हैं, स्टाम्प। तो उसी में प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत कितनी है 100 या 100 से ज्यादा, उसे क्या करना पड़ता है, रजिस्टर। तो देखिए ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी तो इन कर गया कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 100 या 100 से ज्यादा है, तो उस पर स्टाम्प लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, और उसके बाद उसे क्या करेंगे, रजिस्टर। का कोई बात नहीं, अब इन्होंने ही अलग कर दिया है तो हम कैसे इसे एक साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जो दोनों ग्रुप में है उनका जो है वो एक साथ कनेक्टिविटी होगा कि वो वहां हमने किया और ये यहां कर रहे हैं। लेकिन इस समय इसका जो इसी सब्जेक्ट में कनेक्टिविटी है वो रहेगा बेनामी ट्रांजैक्शन से, जो हम ऑलरेडी किए हैं, और एक होगा रेरा से, जो कि ऑथोरिटी का नाम है। और ये ऑथोरिटी इसलिए बनाया गया क्योंकि आज के डेट में आप जो देख रहे हैं, जो हम लोगों ने सेटिंग अप वाले में पढ़ा था, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जब हम आए थे, रिजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो हमने देखा था कि कैसे आज के डेट में लोगों ने, बड़े सारे लोगों ने मकान के लिए जो है वो रिक्वेस्ट दिया हुआ है, उनके पैसे भी जा रहे हैं ईएमआई के तौर पे, मतलब बैंक से लोन लेकर के दिया है और अभी भी उन्हें पोजीशन नहीं मिला। इसको लेकर के अलग से एनसीएलटी और कहिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में प्रोविजन दिया गया, और उस प्रोविजन के जरिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होकर के चीजों को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। कुछ ध्यान है, कुछ लोग तो थे उसमें, तो उसमें हमने देखा था। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि रेरा उसी का एक जो है वो इंटीग्रेशन है। इस बॉडी को इसलिए बनाया गया ताकि प्रॉपर्टी में और इस तरह की चीजों में अगर कुछ गड़बड़ घोटाला हो तो उसके लिए अलग से हमने एक अथॉरिटी बना दी, जो चीजों को ऑथेंटिकेट करेगा। जैसे सेबी करता है सिक्योरिटीज लॉ में, वैसे ही अगर कोई आपका प्रॉपर्टी होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए अलग से अथॉरिटी बना दिया, रेगुलेटरी बॉडी बना दिया, किसको, रेरा को। तो पहले हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। रेरा बहुत छोटा सा ही है क्योंकि आपके लिए बस ये दिया हुआ कि वो अथॉरिटी कौन है और कैसे प्रोसीड करती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें देखना क्या है कि किस प्रॉपर्टी को इमूवेबल, किसको मूवेबल कहते हैं। प्रॉपर्टी जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए क्या क्या एप्लीकेबल लॉ होते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या आधा ट्रांसफर कर सकते हैं, आधा छोड़ सकते हैं। इस पे बड़े सारे डॉक्ट्राइन हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स हैं। तो हम जो इन चीजों को पढ़ेंगे, इसमें फिर हम सबसे पहले एक बिगनर्स राउंड में आएंगे जहां हम बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करेंगे, और फिर उसके बाद हम आएंगे आपके प्रिंटेड नोट्स पे। मैंने आपको बार बार ये कह दिया है, जिस चैप्टर में मुझे लगेगा कि नहीं हम डायरेक्टली कहां पहुंच सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स पे, वहां डायरेक्ट पहुंचेंगे। लेकिन जहां मुझे नीड लगेगा कि इस चीज को पहले हमें जानना चाहिए और तब पहुंचना चाहिए, तो काइंडली वो मेरे अकॉर्डिंग कीजिएगा। इसमें कोई डिमांड नहीं कि डायरेक्टली नोट्स पे आते हैं, या जब डायरेक्टली नोट्स पे आए तो नहीं सर, किस पे आते हैं, पहले पीपीटी पे। बस आप फील गुड करते रहिएगा, जो चल रहा होगा ध्यान से, मुंह सरा हुआ नहीं बल्कि क्या बना करके, अच्छा बना करके, और तब जो है वो चीजों को क्या कीजिएगा, सुनिएगा, ताकि टीचर को भी लगे कि नहीं चीज सुन भी रहे हैं और समझ में भी आ रहा, और मेरा भी इंथुजियाज्म बना रहे। वरना मेरा नजर आपके चेहरे पे जाएगा और पता चला कि आप दुखी आत्मा हैं, तो मुझे तो मन करेगा इसे छोड़ूं और पहले मैं रोऊं बैठ करके। तो इसीलिए जो है, अब खुश रहने का मतलब ये भी नहीं है कि सर जैसे देखा
खुश रहना है, चिढ़ाना नहीं है मुझे। तो इसीलिए जो है बस ध्यान से बस चीजों को देखिएगा, सिंसियर होकर के। चलिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि ट्रांसफर बहुत सारे तरीके से होता है। किसी ने किसी को गिफ्ट दे दिया तो भी ट्रांसफर है, किसी ने किसी से कोई चीज जो है वो मॉर्गेज करके ले लिया तो भी ट्रांसफर है, किसी ने किसी को कोई सामान रखने के लिए दिया है तो भी क्या है, ट्रांसफर। क्योंकि ट्रांसफर का मतलब है कि व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। फॉर्मेट गिफ्ट का भी हो सकता है, फॉर्मेट बेच करके सेल का भी हो सकता है, फॉर्मेट मॉर्गेज का हो सकता है, फॉर्मेट आपका लीज का हो सकता है, किसी फॉर्मेट में हो सकता है। लेकिन हम जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिस ट्रांसफर को हम जो है वो बेसिकली इनकाउंटर करेंगे वो क्या है, कह रहे हैं कि ट्रांसफर दो तरह से, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसका मतलब हुआ एग्जीक्यूशन, इंसॉल्वेंसी। देखिए मैंने क्यों बोला है कि चीजें जुड़ी हुई रहती है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका इंसॉल्वेंसी जैसे वर्ड आ गया, और इसको लेकर के हम लोगों ने जो सेटिंग अप में बहुत ज्यादा पढ़ा है, क्योंकि वो सेटिंग अप में वहां पे था जब हमने लास्ट क्लासेस जो की थी। तो यहां पे कह रहे हैं कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी चीजें ट्रांसफर होती है। कहा ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे ट्रांसफर होता है, कहा कि ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है कि आपने बैंक से पैसे लिए, आपने अपने मकान को गिरवी रखा, आपने जो है वो पेमेंट समय पे नहीं किया, बैंक ने जो है वो रेगुलेटरी बॉडी का दरवाजा खटखटाया, इन करने के लिए नहीं, सुनवाई करने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने सुनवाई की और कहा कि भाई इनके इस मकान, इसके इस जमीन को क्या कर दिया जाए, नीलाम कर दिया जाए, तब भी तो ट्रांसफर हुआ, या बैंक को दे दिया जाए। तो दिस इज कॉल्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी एग्जीक्यूशन और इंसॉल्वेंसी। आपने लोगों का इतना पैसा लिया हुआ कि आपके पास एसेट कम और लायबिलिटी ज्यादा है। कहा ऐसे केस में क्या होगा, कहा ऐसे केस में भी आपके चीज ट्रांसफर होंगे। कहा कि ये अगर हो रहा है तो ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इसके बारे में नहीं कहता। क्यों, क्योंकि ये तो कोर्ट बताएगा कि कैसे बेचना है, क्या करना है। कहा ठीक है, तो कौन से ट्रांसफर के बारे में बात करता है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, जो दो लोगों के म्यूचुअल कंसर्न से होगा। कहा ये फिर इसमें भी दो बातें हैं। कहा एक तो ट्रांसफर में दो बातें, एक कोर्ट के ऑर्डर से और एक जो पार्टीज के बीच अपने कंसेंट से हो रहा है। कहा कि अपने कंसेंट से होगा तो भी दो बातें होंगी, ऑफिस ऑफिस वाला गेम है। कौन सी दो बातें, एक कह रहे टेस्टामेंट्री, यानी टेक इफेक्ट आफ्टर द डेथ एंड गवर्न बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट। कह रहे ये ट्रांसफर कब होगा, पर्सन के डेथ के बाद। याद है टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री, ये सब हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन और जब स्टाम्प पढ़ रहे थे। कहा कि अगर टेस्टामेंट्री, इसका मतलब उस पर्सन के डेथ के बाद, जैसे दादाजी के डेथ के बाद पापा के पास, पापा के बाद उनके बच्चे के पास, कहा गया इसको कहते हैं टेस्टामेंट्री। इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगता, बल्कि उसके लिए जो कानून लगता है उसका नाम क्या है, इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है, अगर उसमें कहीं कोई गिला शिकवा है। अच्छी बात यह है कि हमें यह भी नहीं करना है, क्योंकि हमें कौन सा पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वर्क कहां करता है, किस जगह हमें यह मिलेगा। कहा कि टेक इफेक्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन, किनके बीच में, दो जिंदा लोगों के बीच में, अपने विल से हो रहा है, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती वाला तो फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। गवर्न बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो हमें हमला यहां पे करना है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है दो लिविंग लोगों के बीच में, और इन दो लिविंग लोगों के बीच में जो हो रही है अपने कंसर्न से हो रहा है, तब यहां पे ये एप्लीकेबल होगा। अगर किसी के पास डेथ के बाद आता है तो कह रहे हैं कि वो सक्सेशन एक्ट में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपके साथ डील किया कि ये मकान मैं आपको दे दूंगा अब मेरे मरने के बाद, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में होगा, क्योंकि ये मेरे रहते हुए मैंने आपके साथ क्या किया है, डील किया है, मेरे कंसेंट से हुआ है। और जो एक ऑटोमेटिकली, दादाजी ने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी उनके जो है जमीन या जायदाद जो भी है वो उनके बच्चों में बराबर बटेंगे। ये कहां से होता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट। इसको लेकर के ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के जरिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब, मूवेबल और इमूवेबल। कहा मूवेबल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इमूवेबल। कहा ठीक है। और स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेशल ट्रांसफर का मतलब हो गया कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं, लीज कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरा प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गिरवी रख करके जो है वो लोन वगैरह ले रहे हैं। इसका मतलब हमें इन सारे एस्पेक्ट को लेकर के पढ़ाई करनी होगी कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो कैसे करेगा, कोई माइनर भी कर देगा, कोई भी कर देगा, क्या रूल है, क्या रूल उसमें गवर्न होता है।
चलिए, तो अब यहां आते हैं और यहां इन तीन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये तीन चीज जो है वो एक का नाम है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एक का नाम है रिवर्जन और एक का नाम है रिमाइंडर। तो ये जो हमारा तीन तरह का इंटरेस्ट है ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम देगा, क्योंकि केस लॉ और डॉक्ट्राइन जब बताऊंगा तो वहां समझना है। डॉक्ट्राइन कुछ नहीं होता है, डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल को बोलते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेनेशन को डॉक्ट्राइन कह देते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे ज्यादा यही चीज दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे चीज का। और उसमें से कुछ तो अभी आप देखेंगे, लेकिन कुछ आप कब देखेंगे, जब हम लोग बेसिक राउंड खत्म करके किस पे आएंगे, अपने प्रिंटेड नोट्स पे आएंगे। कहा गया एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का क्या मतलब है, ये आपको एग्जांपल से समझना है, तब समझ में आएगा। बाकी एज इट इज आपके नोट्स में ये डायग्राम बना हुआ है। कह रहे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमारे दुबले पतले ब्लैक ने ग्रीन को, दुबले पतले ब्लैक में आप इधर उधर क्यों देखने लगते हैं, आपसे दुबला पतला कौन है? कंफ्यूजन होता है अगर मैं कलर बोलता तब ना, इसलिए तो मैंने साफ ब्लैक बोला या दुबला पतला ब्लैक बोला। अच्छा, तो वो दुबले पतले हैं, आपको ऐसे उठा करके ऐसे ऐसे घुमा देंगे क्या जी? नहीं घुमा देंगे? नहीं, देखिए कितनी शराफत है, कह रहे नहीं। चलिए, तो हमारे दुबले पतले ब्लैक जो है दुबले पतले लेकिन मालदार असामी, अब इनके पास जो है वो एक मकान है और ये मकान जो है वो दे रहे हैं हमारे ग्रीन को और कह रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं, 1 करोड़ लिया और एक मकान क्या कर दिया, दे दिया। अब ये जो ट्रांसफर हुआ एक मकान का, ये मकान अब ग्रीन के पास, ग्रीन चाहे तो उस मकान को तोड़े, उस मकान को फोड़े, क्योंकि पूरा मकान है जमीन के साथ, तोड़े फोड़े, या वो कहते हैं इस मकान में मुझे रहना नहीं है, यहां पे जो है वो गोभी उगाना है, आलू की खेती करनी है, इनकी मर्जी, यानी जो चाहे कर सकते हैं। अगर उस मकान को, उस जमीन को ये बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, कहा बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए इनको मेरे पे दया आ गई और मुझे मुफ्त में गिफ्ट करना चाहे तो आई डोंट माइंड, तो कभी भी जो है वो क्या कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इन अगर किसी को रेंट पे देना चाहे तो रेंट पे दे सकते हैं, यानी कोई भी वहां वर्क कर सकते हैं, कोई भी या लीगल वर्क। अगर कोई भी वर्क बोला जाए तो इसका मतलब बोला ही जा रहा है कि कौन सा वर्क, लीगल वर्क, क्योंकि इलीगल वर्क तो करने के लिए कोई अलाउड नहीं है। तो कोई भी लीगल वर्क वहां पे कर सकते हैं, और लीगल वर्क तब लीगल माना जाता है जब उस जगह के अकॉर्डिंग लीगलाइज हो। कुछ जगह पे जमीन पे ऑफिस खोलना अलाउड है, कुछ पे ऑफिस अलाउड नहीं है, तो वहां ऑफिस भी खोला तो क्या हो गया, इलीगल। बहुत सारे जमीन होते हैं, सिर्फ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, मिक्स्ड, मिक्स के केस में कन्वर्ट कराते हैं, कुछ सिर्फ रेसिडेंशियल होते हैं। जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां पे वो जगह सिर्फ रेसिडेंशियल है, हाँ वहां पे मेरा ऑफिस हो सकता है, क्योंकि सीए, सीएस, डॉक्टर, इनका कहीं भी ऑफिस हो सकता है। बट वहां पे आप अगर दुकान खोलना चाहिए या कुछ कमर्शियल एक्टिविटी तो वो नॉट अलाउड। तो कुछ जगह ही होता है जिसको सिर्फ अनाउंस किया जाता है रेसिडेंशियल, कुछ को क्या किया जाता है, कमर्शियल, और कुछ मिक्स होते हैं। तो अगर अलाउड है तो ये जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अगर इस तरह से बेचा गया तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, यानी कि ग्रीन का उस जमीन, उस मकान पे कैसा इंटरेस्ट है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है राइट टू ओन, राइट टू पोजेस, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू डू एनी क्रिएटिव एक्टिविटी ओवर देयर। हर तरह का राइट अवेलेबल है, किसी को मुफ्त में दान में देना चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए दूसरा तरीका, इस बार ब्लैक जो है, दुबले पतले ब्लैक, फॉर क्लैरिटी, ग्रीन को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर रहे हैं, मकान ही ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन इनको जो मकान ट्रांसफर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो 5 साल के लिए यहां पे रहो और 5 साल के बाद ये मकान मेरे पास वापस आ जाएगा। इन्होंने 5 साल का जो किराया है या जो इनके बीच में आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, 5 साल के बाद ये प्रॉपर्टी वापस किसके पास आ रहा है, ओनर के पास, दुबले पतले ओनर के पास वापस आ रहा है। क्या इस बार अगर ग्रीन चाहे तो इसे बेच सकते हैं, इसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं? कहा नहीं, इनके पास, क्योंकि इस बार इनके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि कैसा इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्जन इंटरेस्ट। यानी ये जो ट्रांसफर हुआ है वो किस राइट के साथ हुआ है, रिवर्जन राइट के साथ। यानी इनका जो इंटरेस्ट है वो रिवर्जन इंटरेस्ट। पिछले बार जो इंटरेस्ट था वो क्या था, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, यानी एब्सोल्यूट राइट।
इस बार रिवर्जन राइट, यानी कि जो समय फिक्स है उसके बाद किसके पास इसे वापस जाना है, जिसने ट्रांसफर किया उसके पास जाना है। क्लियर? लेकिन पिछले केस में क्या ट्रांसफरर के पास जा रहा था प्रॉपर्टी? नहीं, ट्रांसफरी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। इस बार ट्रांसफरी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, ये वापस किसके पास जाएगा? ठीक है, अब देखिए, अब इस एग्जांपल में मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मरने मारने की बात है। इस बार दुबले पतले ब्लैक मुझे एक मकान दे रहे हैं। कह रहे सर आप गरीब आदमी, टीचर हो, चलो दे देते हैं। वैसे तो आपने जो है वो ऐसे ऐसे बात बोले हुए हैं कि देना नहीं चाहिए, बड़े जलील किए हमें, लेकिन फिर भी दे देते हैं। तो इन्होंने मुझे एक मकान दिया, लेकिन मुझे जो मकान दिया, ये मकान इन्होंने कहा कि सर जब तक आप जिंदा हो ठीक है, लेकिन आपके मरने के बाद ये मकान जो है वो ग्रीन के पास चला जाएगा। ध्यान से, पहले जो इन्होंने जो बेचा था ग्रीन को बेचा था, और ग्रीन को जो दिया था वो ग्रीन को क्या बोला था? एब्सोल्यूट, यानी कि ग्रीन के बाद उनके लीगल हायर के पास, जो उनके लीगल हायर होंगे। लेकिन इस बार मुझे दिया है, लेकिन अगर मुझे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ दिया होता तो मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी कहां जाता? मेरे लीगल हायर के पास। अगर मुझे रिवर्जन राइट के साथ दिए होते तो क्या होता? जितना समय उसके बाद वापस उन्हीं के पास जाता। लेकिन इस बार इन्होंने जो दिया वो दिया रिमाइंडर राइट के साथ। इस केस में प्रॉपर्टी इनके पास नहीं जानी है और ना ही मैं एब्सोल्यूट ओनर हूं, तो ना ये रिवर्जन है और ना मैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है मेरे पास। तो होना क्या है? कहा गया मेरे जीते जी मेरे पास रहेगा, लेकिन मेरे मरने के बाद ये ग्रीन के पास चला जाएगा। ये ब्लैक ने कहा, तो ब्लैक के पास अगर जाता तो क्या होता? ये मेरे लीगल हायर के पास जाता तो क्या होता? लेकिन ना रियल ओनर के पास जा रहा है बल्कि किसी और के पास जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये तीन तरीके हैं क्या करने के, चीजों को ट्रांसफर करने के। क्लियर है? इसीलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल दे करके बताया, अपने आप को मार के बताया। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी? कह रहे हैं कि एवरी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपको पढ़ाऊंगा। वैसे तो आप पढ़े होंगे ये बहुत डिटेल में फाउंडेशन में, जो लोग फाउंडेशन से आए होंगे, क्योंकि वहां बहुत दिया हुआ है, यहां पे थोड़ा सा है, इंट्रोड्यूस किया है। Who is competent to contract and entitled to transferable property और authorized to dispose of property? इसका मतलब है कि एक वो बंदा जो एग्रीमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर। दूसरी बात, उसके नाम से रियली प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। मेजर तो मैं भी हूं, ये प्रॉपर्टी कर दूंगा आपके नाम ट्रांसफर, सर मुझे बजा डालेंगे। इसका मतलब है कि जिस चीज पे मेरा राइट ही नहीं है, भले मैं मेजर हूं तो ये थोड़ा ना ट्रांसफर कर दूंगा। कहा नहीं, एक तो मेजर, दूसरा वो प्रॉपर्टी पे मेरा राइट होना चाहिए, या मेरा राइट है तो मैंने जो है वो असाइन कर दिया ऑरेंज को कि आप जो है ये फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए। ऑब्वियस बात है, इस काम के लिए मैं आपको इतने पैसे दूंगा, या ये गुड जेस्चर में करते हैं तो भी जैसे भी हो। तो कहा गया कि एक तो मेजर, दूसरा उस प्रॉपर्टी पे उसका राइट होना चाहिए। जिसका राइट है उसने किसी को क्या किया है? ऑथराइज किया है। वही सिर्फ प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ए पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज मेजर, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड ओनली बाय मेजर, अदरवाइज उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ सकता। तो इसीलिए कहा गया कि प्रॉपर्टी किसके द्वारा ट्रांसफर हो सकता है? मेजर के द्वारा। एंड ऑफ व्हाट माइंड? साउंड माइंड। तीन चीज, एक तो मेजर हो, किस माइंड का होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। इसका मतलब आप मेजर हैं लेकिन अगर साउंड माइंड के नहीं है। साउंड माइंड का मतलब होता है कि वो माइंड जिस माइंड से जो है वो आवाजें निकलती रहे, धूम मचा दे 1 2 3 4, मतलब उसके बगल से गुजरिएगा तो माइंड से आवाज आएगा। जैसे अगर हमारे कन्फ्यूशियस जी महाराज अगर साउंड माइंड के हैं तो उनके बगल से गुजरिएगा तो जो है वो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ऐसे करके गाना निकलते रहेगा या ढिकचिक डैंग बजता रहेगा। क्या क्या ये मतलब है साउंड माइंड का? क्या सुनने में तो ऐसा ही लगता है, साउंड माइंड, जिस माइंड से क्या है। लेकिन बहुत जगह लॉ में लिखा हुआ है, भले क्वालिफिकेशन में जो है एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन नहीं लिखा हुआ, कितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन दो चीजें लिखी हुई रहती, एक तो साउंड माइंड और दूसरा इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए।
साउंड माइंड का मतलब होता है कि जिस सिचुएशन में जैसे रिएक्ट करना चाहिए, दैट्स इट कॉल्ड साउंड माइंड। मतलब मैंने आपको कोई बात बोली और वो बात ऐसा था जो थोड़ा हंसने वाला था, और आप बोलते मार डाला रे, ये क्या किया रे, और पता चला कि किसी का डेथ हो गया है, और आप वहां पे बोल रहे हैं हा 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 हा, ये दुनिया आनी जानी है, कोई गया है तो कोई आएगा, हा हा हा। तो लोग बोल भी देते पगला गया है, नहीं बोल देते आसान शब्दों में, यही तो है पगला गया है। साउंड माइंड का मतलब हुआ कि जिसके माइंड सही हो, सही सलामत हो, क्रैक ना हो, तो वो क्या कहलाया। और साउंड माइंड का मतलब इसलिए बोला गया क्योंकि अगर कोई साउंड माइंड का है तो अपना भला बुरा जान सकता है और सही डिसीजन ले सकता है। ये ना हो कि पता चला कि उसके दिमाग में अकल ही नहीं है, उतनी सेंस ही नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए ट्रांसफर को भी सही नहीं माना जाता है। कह रहे नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर आप साउंड माइंड के हैं, जबरदस्त साउंड माइंड के हैं, बड़े बड़े बुफर वाले साउंड माइंड के हैं, उन्हें डीजे बजा बजा के जा रहे होते हैं। 3-4 दिन पहले देख रहा था गणपति विसर्जन, नया फैशन चला है दिल्ली में, दिल्ली में थोड़ा कम होता है ये, मुंबई का ये ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार जो मैंने झेला है, मतलब भगवान जी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, गणपति बप्पा ही भी एक बचे हुए जिनसे मैं कुछ मांग सकता हूँ, क्योंकि कहानी सुनाई ही थी कि सारे भगवान एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सबसे मैंने कुछ ना कुछ मांगा और बोला भगवान जी आज के बाद फिर कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन जब गणेश जी बचे तो क्या बोला, समझ आ गई, बोला कि इनसे भी ये डील कर लूंगा तो मांगूंगा किन से, तो उनको बस मांगते जा, तो ये नहीं बोलता हूँ आखिरी है, बोलता हूँ इस बार ये दे दीजिए, इस बार ये दे दीजिए। लंबी कहानी कभी बताऊंगा, इनको नहीं पता है इसीलिए। अब देखिए उस दिन क्या देख रहा हूं, घर जा रहा हूं और विसर्जन के कारण इतनी लंबी जाम पूछे मत, जहां 20 मिनट्स लगते थे वहां 1.5 घंटे का समय लगा। मुझे लगता था शायद ये वाला खत्म हो गया तो अब बच गए, मतलब एक जो है वो नहीं झांकी निकालते हैं उसमें, और डीजे वाला बोर्ड सब लगा करके पूरे ट्रक पे समझिए कम से कम 10 साउंड बॉक्स होंगे, और बड़े बड़े एकदम बक्से के तरह का, और बंधा हुआ, और उस पर खड़े हो सकते, मतलब इतने मजबूत मजबूत, और ऐसे बज रहा है जैसे कि आप किसी भी चीज में तो लग रहा है उसके शीशे फूट जाएंगे, और वाइब्रेट कर रहा है। तो अब आप जो है वो साउंड माइंड के हैं, जबरदस्त साउंड माइंड के, मेजर भी हैं, लेकिन लॉ ने आपको मना किया कि ये जमीन नहीं बेचना है आपको। क्यों भाई? क्योंकि शायद वो मैंने मॉर्गेज वगैरह किया होगा और मेरा इरादा उसे क्या होगा कि इससे पहले बैंक डिफॉल्टर मुझे घोषित करके मेरे जमीन जायदाद क्या करे, ले, इससे पहले मैं ही जो है इसे ठिकाने लगा दूं। कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दिया हुआ कि ये प्रॉपर्टी आप नहीं बेच सकते। तो किसी भी कारण से, चाहे कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी पे होने वाले डिस्प्यूट के कारण, या मेरे किसी डिस्प्यूट के कारण, या मेरे एलिजिबिलिटी के कारण, किसी कारण से मुझे मना कर दिया है तो छोड़ करके, तो कॉम्पिटेंट पर्सन वो है जो मेजर है, यानी कि जो माइनर ना हो, जो साउंड माइंड का हो, और लॉ के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से उसे डिबार तो नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या, किसी का प्रॉपर्टी बेच दे? कहा नहीं, वो प्रॉपर्टी बेच सकता है जो प्रॉपर्टी क्या है, उसका है, या जिसका है उसने उसे क्या किया है, ऑथराइज किया है। Although a minor is not competent to be a transferor, yet a transfer to minor is valid। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप खूब पढ़ते हैं कि हम माइनर को जो है ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते हैं, यानी उसके ऊपर कोई जो है जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसे हम बेनिफिट दे सकते हैं। कहा कि माइनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन माइनर के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसमें जो है वो गार्जियन या किसी पर्सन को जो है वो गार्जियन बनाया जाता है तब तक के लिए जब तक वो किस एज का ना हो जाए, 18, या मेजर एज को ना अटेन कर ले। अब कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर करना है तो ये कैसे हो सकता है, ओरली और बाय राइटिंग। ये डिटेल में आपको बताऊंगा कि सारे प्रॉपर्टी कहा नहीं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसको ओरली भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जिसको किस में करना रहेगा, राइटिंग में। मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन और बाय रजिस्ट्रेशन। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है सीधे एक ने दूसरे को दे दिया तो भी ट्रांसफर हो गया, या रजिस्टर करवा करके वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया तो भी ट्रांसफर हो गया। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कैन मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर प्रॉपर्टी क्या है आपका, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये कैसे रजिस्टर्ड हो सकता, ये कैसे ट्रांसफर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जब आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी कितने का है,
100 रुपए या उससे ज्यादा का। मुझे एक चीज बताइए, कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी आज के डेट में 100 रुपए से कम का दिखेगा? लेकिन मैंने आपको उस समय भी बताया था कि लॉ जो है वो बने हुए बहुत पुराने पुराने हैं, ये इन पुराने लॉ को अभी तक कैरी कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं लाया, 1882 का ही है, तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने किया था। इन केस ऑफ रिवर्जन, रिवर्जन का मतलब जो चीज वापस आना है, कह रहे हैं इसको भी क्या करना रहेगा? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए। सिग्नेचर ऑफ एग्जीक्वेंट इज रिक्वायर्ड, जो ट्रांसफर कर रहा है यानी कि ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी दोनों के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए। खास तौर पे एग्जीक्वेंट वो होता है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा होता है, और जो रेसिपिएंट होता है का वो भी एग्जीक्वेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर एक ने किया और दूसरे ने साइन नहीं किया है तो भी वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ, क्योंकि वहां विटनेस तभी साइन करेगा जब दोनों पार्टी के क्या रहते हैं? सिग्नेचर रहते हैं। इलिटरेट पर्सन क्या लगा सकता है सिग्नेचर की जगह? थंब इंप्रेशन। सम ट्रांसफर रिक्वायर्ड अटेस्टेशन, इसके लिए अलग से टॉपिक मैंने दिया हुआ है आपके लिए, अटेस्टेशन, क्योंकि मैंने पहले बोला, अभी मैं आपको पूरे कंसेप्ट को समझा रहा हूं। अटेस्टेशन होता कैसे वो भी समझाया हुआ, क्योंकि कभी कभी हम लोग शॉर्ट नोट्स पूछ देते हैं अटेस्टेशन पे। अभी बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। अटेस्टेशन का मतलब है कि जब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट्स में अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, इसका मतलब वहां विटनेस भी साइन करेंगे, और कम से कम विटनेस की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। सारे डॉक्यूमेंट में अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट यस there are certain documents which required attestation, and I tell you very frankly, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो इन इंडिया ऑलमोस्ट 100% डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट, जिसमें अटेस्टेशन क्या रहता है? रिक्वायर्ड। आप कोई भी जमीन खरीदिए, आपने ट्रांसफर किया, आपके साइन भी होंगे, मुझे मिला है, मेरे भी होंगे, लेकिन हम दोनों के सिग्नेचर को कोई विटनेस क्या करेगा? अटेस्ट करेगा। आपके सिग्नेचर को भी, ट्रांसफेरर के भी और ट्रांसफेरी के भी। इसी को क्या कहते हैं हम? अटेस्टेशन। और जब अटेस्टेशन होता है तो कह रहे कितने विटनेस के द्वारा करते हैं? 2 विटनेस के द्वारा करते हैं। व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, अब इसमें जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपके नोट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग डॉक्ट्राइन बन करके है, यानी कि एक्सप्लेनेशन बन करके डिटेल में है। व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड द ट्रांसफेरी शुड नॉट रेस्ट्रेन एब्सोल्युटली फ्रॉम एलिनेटिंग द प्रॉपर्टी। अगर आपने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है तो आप एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को आप किसी को नहीं बेचोगे। अगर आपने ये लगा दिया तो लिख दिया है एग्रीमेंट में कि ये जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूं या बेच रही हूं, ये आप किसी और को नहीं बेच सकते हैं। एलिनेटिंग का मतलब यही होता है, किसी और को देना। कह रहे अगर आपने ये लगाया है तो ये वर्ड माना जाएगा, ये ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा, मतलब आप मुझ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। आपने ये लिख भी दिया तो भी ये वैलिड नहीं होगा। कहा बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इज अलाउड। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसलिए अलाउ किया क्योंकि जैसे मान लीजिए फैमिली के बीच में जो है सेटलमेंट हुआ, दादाजी ने जो है वो किनके बीच में? अपने बच्चों के बीच में चीजों को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इनको दिया, उनको दिया, उनको दिया, लेकिन दादाजी की इच्छा कि उनका प्रॉपर्टी खानदान से बाहर ना जाए। अब ऐसे केस में अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे कि देखो भाई ये प्रॉपर्टी आप बेच तो सकते हो, लेकिन किसको? सिर्फ अपने ही खानदान में किसी को बेच सकते हो, तो ये अलाउड है। या आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बेचा या चीज बेचा और आपको कह रहा हूं कि देखिए ये मेरे कॉम्पिटिटर को नहीं बेच सकते हैं, कहा चलेगा, क्योंकि वो मेरा जस्ट कॉम्पिटिटर, आप मेरे सामान को ले गए और उसी को बेच दिया। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थोड़ा लगाया जा सकता है, बट एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन इज नॉट अलाउड। और अगर लगा भी दिया तो वो वैलिड नहीं होगा। ये नहीं कि मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि किसी को भी नहीं बेचेंगे और आपने बेच दिया, मैं आपके ऊपर सूट फाइल कर दूं, करूंगा भी तो मैं यही जीतूंगा। लेकिन अगर मैंने बोला था कि नहीं आप कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन जो है इनको नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे क्या है? कॉम्पिटिटर हैं। अगर आपने उनको किया तो मैं आपके ऊपर केस और कंपनसेशन क्या कर सकता हूं? फाइल कर सकता हूं कि मुझे डैमेज हुआ है, मुझे नुकसान हुआ है, आपने मेरे राइवल्स को जाकर के दिया है। यही चीज यहां लिखा हुआ है, और यही जब मैं आपको आपके प्रिंटेड नोट्स पे लाऊंगा तो इसका एक डॉक्ट्राइन नाम होगा। अभी बहुत ज्यादा नाम बोलूंगा तो थोड़े कंफ्यूजन होंगे, थोड़े बहुत बोलूंगा तो वो हम देखेंगे उसको कहते क्या है। कहने की कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफर तो होगा, लेकिन इस बार क्या लिखा हुआ है? कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको प्रॉपर्टी दूं और बोलूं कि या तो इस ट्रांसफर से पहले इस चीज को फुलफिल करो, और या
ट्रांसफर जब हो जाए तो उसके बाद ये चीज फुलफिल करना। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लगाए तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल ट्रांसफर। मैं पैसे वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे वगैरह जो लेना देना है वो अलग जगह हो गया। मैंने कहा कि ये ट्रांसफर तब होगा जब आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तब इतने रुपए में होगा। दूसरा, ये तब ट्रांसफर माना जाएगा जब मैं आपको ट्रांसफर तो कर दूंगा लेकिन ट्रांसफर के बाद आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। रीजन ये, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो उस ट्रांसफर होने के बाद ही जो है आप कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको ट्रांसफर से पहले करना है। जैसे मान लीजिए दुबले पतले ब्लैक, इनका जो है वो 8 मंजिला एक मकान है। कितना? 8 मंजिला, 8 स्टोरी। जब बनाना ही है तो 8 क्यों 10 स्टोरी कर देते हैं। कितने स्टोरी? 10 स्टोरी, 10 मंजिला मकान। और हर फ्लोर पे जो है वो 10-10 कमरे। कितने? अब ये सब मत पूछिएगा सर कमरे ही है, वॉशरूम वगैरह नहीं है। मतलब कमरे हैं तो बाकी चीज भी होंगे, तो मेन कमरे पे आते हैं। तो 10-10 कमरे, तो टोटल कमरे और सब कुछ कितने हो गए उस बिल्डिंग में? 100 हो गए। अब इन्होंने मुझे क्या कहा वो देखिए। ये मुझे कहते सर ये प्रॉपर्टी आपको तब मिलेगा जब आप जो है मुझे सीएस पास करा देते हैं। मान लीजिए, वैसे इतने बेवकूफिया नहीं है कि इस चीज के लिए क्या करेंगे 100 कमरे वाला दे देंगे, लेकिन मान लीजिए तो अगर मैंने इनको सीएस पास करा दिया, यानी कि इनका सीएस का रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब ये क्या था? कंडीशन प्रेसिडेंट है या सब्सिक्वेंट है? प्रेसिडेंट। पहले मुझे काम करना है तब ट्रांसफर होगा या ट्रांसफर के बाद मुझे काम करना है? तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? कंडीशनल ऑफर, बट कंडीशनल क्या हो गया? कंडीशन प्रेसिडेंट। अब देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं सर आपको जब ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा तो इस प्रॉपर्टी में जो 100 कमरे हैं उसमें से 80 कमरे तो आपको जो यूज करना है करो, रेंट पे लगाना है, जो लेना है उससे जो पैसे हैं वो आपका, गरीब है दे दिया आपको। लेकिन 20 कमरे में आपको ओल्ड एज पीपल को रखना होगा और इस 80 कमरे से जो बेनिफिट निकल करके आएगा उसी में से आपको क्या करना है? इनको मेंटेन करना है, बाकी जो बचे वो आपका। तो एक तो 20 कमरे में ओल्ड एज पीपल, उनका खाना खर्चा दवाई वगैरह सब ये मुझे करना है, लेकिन कितने मुफ्त में मिल रहे हैं? 80 कमरे मुफ्त में मिल रहे हैं, उसे मैं जैसे चाहूं यूज करूं। तो पहले आएगा मकान तब ये काम करूंगा या पहले मैं कर लूं तब ट्रांसफर होगा? तो ये क्या हो गया? कंडीशन सब्सिक्वेंट, कि जब मकान मेरे पास आएगा तो मैं इस चीज को करूंगा, अगर मैंने नहीं किया तो इसका मतलब ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो कंडीशन था वो कंडीशन प्रेसिडेंट था, तो पहले ट्रांसफर होता तभी होता। तो ये जो है वो इफेक्ट उल्टा हो जाएगा और ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वॉइड। लेकिन जो कंडीशन आपका जो है वो प्रेसिडेंट है, वो तो जब तक करूंगा नहीं तब तक चीजें ट्रांसफर नहीं होगा। देखिएगा यही एग्जांपल मैं आपको इलेक्शन में भी बताऊंगा, मतलब आएगा एक डॉक्ट्राइन, उसमें भी करेंगे। क्लियर है ये फिलहाल? तो अगर उस चीज से पहले है तो कंडीशन प्रेसिडेंट और बाद में है तो कंडीशन subsequent. If transfer has been made with some condition, अभी जो था उसी में आइए कंडीशन, तो कह रहे हैं कि या तो इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। इन्होंने मुझे कहा कि सर 20 कमरे में कौन रहेंगे? ओल्ड एज पीपल। रखना मुझे, रहेंगे उसमें दिक्कत नहीं है, और उनका सारा मेंटेनेंस खर्चा, यानी कि दवा दारू तो नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूं, दवा दारू खाना पीना सारा चीज मेंटेन करना। मैं इनको कहता हूं देखिए एक काम कीजिए, आप 80 की जगह ना मुझे बस 60 ही दीजिए। मैं बचना चाह रहा हूं कि भाई मुझे 80 कमरे मत दीजिए, आप 60 ही कमरे दे दीजिए, लेकिन मुझसे ये बेनिफिट वाला चीज हटवा दीजिए, ये वाला चीज हटवा दीजिए, यानी कि वो ओल्ड एज पीपल कैरी दिस दैट वो सब छोड़ दीजिए। ये कहते नहीं सर ऐसे कैसे होगा, तब मैं उन्हीं को दूंगी जो ये दोनों का। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे बस 50 दे दीजिए, छोड़िए। कहा गया कि नहीं, अगर कोई भी जो है वो ऑफर दिया जा रहा है तो यू कैनॉट टेक ओनली द बेनिफिट पार्ट एंड डिसोन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर यू हैव टू एक्वायर इट कंप्लीटली और यू कैन रिफ्यूज इट कंप्लीटली। या तो कोई डील नहीं या कंप्लीट डील, या तो नो डील और कंप्लीट डील। तो जब भी मैं ये लूंगा
तो मुझे ये 80 का बेनिफिट तो मुझे मिलेगा 80 कमरों का जो उस पे करूं, लेकिन इस 20 कमरों के लिए जो जिम्मेदारी दी हुई उसे भी क्या करना रहेगा, फुलफिल। तो या तो पूरा ही एक्सेप्ट करूं या पूरा ही क्या करूं। यही है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ये एक प्रिंसिपल है। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इन इन्वॉल्व प्रॉपर्टी हैज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन हु इज ऑस्टेंसिबल ओनर, कह रहे हैं कि ये है क्या, वो देखिए एग्जाम्पल देता हूं। अगर मान लीजिए कि मकान फिर से दुबले पतले ब्लैक का ही है, ये ओनर है, इन्होंने जो है मुझे कहा कि सर इस मकान को आप बेचो, आप इसके सारे फॉर्मेलिटी को करो, और ये इस तरह से मार्केट में ट्रीट कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे उसका क्या बनाया हुआ है, ओनर बनाया हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरह से कहिए दिया हुआ है, तो मैं कहलाऊंगा ऑस्टेंसिबल ओनर। क्या कहलाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट द रियल ओनर but I have been authorized by real owner. I'm not the real owner but I have been authorized by real owner. और इन्होंने अपने एक्टिविटी के जरिए ये शो भी किया है कि मैं क्या हूं, ऑस्टेंसिबल ओनर हूं। अब इस चीज को देख करके ग्रीन मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर उनका ये प्रॉपर्टी तो सर आपके ही हवाले किया है, सर वो प्रॉपर्टी आप मुझे बेच दो, मेरे घर से नजदीक है या इससे नजदीक है, वो है मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। अब मैंने इनको बेच दिया, जब बेच दिया तो 1 करोड़ में इनको बेचा, अगले ही दिन इनके पास मरून आते हैं और कहते हैं इनको, हमारे दूल्हे पतले ब्लैक को, कि वो जो तुम्हारा प्रॉपर्टी था ना, वो जो मकान था, वो मुझे दे दो, वो मुझे 2 करोड़ में दे दो, वो बहुत अच्छा जगह है, वहां पे मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, कितने में दे दो। अब मैंने इनको बोल दिया है कि भाई मैंने तो वो बेच ही दिया, क्योंकि आपने मुझे बोला था, जो रेट बोला मैंने उसी अकॉर्डिंग बेचा है, जो रेट चल रहा था, तो मैंने 1 करोड़ में बेच दिया। अब ये फटाक से जो है वो क्लेम कर देते हैं ग्रीन के ऊपर कि आपको प्रॉपर्टी किसने बेचा, तो ये कहते हैं सर ने। अच्छा बड़े आए सर, क्या उनका ये प्रॉपर्टी था, नहीं, तो फिर कैसे बेच दिया, मेरा प्रॉपर्टी था वो, जबकि मैंने तो कागज वगैरह सब देखा, इन्हें पता भी है। तो कह भी रहे कि आपने तो ऑथराइज किया था, मैंने कब ऑथराइज किया था। अब देखिए क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं, अभी तक तो ये खुश थे कि प्रॉपर्टी बिक गया है, क्योंकि अब इनको जो ग्राहक आए वो कितना दे रहे हैं, 2 करोड़। तो कल को अगर ऑस्टेंसिबल ओनर ने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी को, तो रियल ओनर कैन नॉट डिजोन दैट राइट। अब आप उस राइट को डिजोन नहीं कर सकते हैं, किसको, कि नहीं जो आपने उनको राइट दिया था वो नहीं था और मैं इसे किसी और को बेचूं, कहा कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ये हुआ ऑस्टेंसिबल ओनर के केस में। If a person transfer the property so that his creditor shall not have anything out of the property, the transfer called fraudulent transfer. मान लीजिए कि हमारे ऑरेंज ने लोन लिया एसबीआई से 10 करोड़ का, कितने का, 10 करोड़, 10% मुझे भी दे दीजिएगा, कितने करोड़ का लिया, 10 करोड़ का लोन लिया। लेकिन 10 करोड़ का बैंक से लोन लिया तो बैंक ने क्या बोला, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, हम आपको 10 करोड़ का लोन देते हैं, कहा नहीं गिरवी रखो, क्या गिरवी रखना, इन्होंने बोला मकान ये वो। अब ये क्या कर रहे हैं, फ्रॉडलेंटली जो मकान पे चार्ज क्रिएटेड है उसको ये किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। कहा गया कि अगर ऐसा करते हैं तो ये तो पहले कॉन्ट्रावेंशन है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं जिसपे चार्ज नहीं क्रिएटेड था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जिस चीज पे चार्ज क्रिएटेड है उसकी कीमत ही 5 करोड़ निकलेगी, तो उससे 10 करोड़ वसूलेगा कैसे। तो ये बात आपको भी पता है कि उसके बाद ये कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट आपके दूसरे प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, अटैच कर देगा, उसी को बोलते हैं अटैच करना। तो आप इससे पहले बाकी प्रॉपर्टी ही अपना निपटाने चलते हैं। अगर ऐसा कुछ किया तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ये नहीं कि आप ओनर नहीं है, ओनर नहीं तब तो आप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ओनर है, लेकिन कर रहे हैं किस चीज से बचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने क्रेडिटर से बचने के लिए। कहा गया ये क्या कहलाएगा, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। If a property was supposed to be transferred from transferee to transferor and transferee has already made the consideration as per instrument. देखिए मकान जब भी खरीदा जाता है तो ये नहीं होता कि एक ही बार में पैसे दे दिए जाते हैं। ग्रीन गए हमारे दुबले पत्ते ब्लैक से मकान खरीदने, 1 करोड़ का मकान, 10 लाख रुपए टोकन मनी दिए। तो ब्लैक ने कहा कि आप जो है वो क्या करेंगे,
आप 90 लाख रुपए जब ला करके देंगे 2 महीने में, कितने महीने में, तो ये चीज आपकी होगी, तब हम उसे रजिस्टर करेंगे। इन्होंने कितना दे दिया, टोकन मनी दे दिया, लेकिन कंडीशन लिखा है कि अगर टोकन मनी देने के बाद आप 2 महीने में नहीं आते हैं तो या तो हम 10 लाख में से 50% कट कर लेंगे, क्योंकि मेरे मकान बिक जाते हैं, पैसे उस दिन आगे रहते 1 करोड़, तो मुझे इतना फायदा होता, या फिर जो है ये या तो जो है वो कह रहे हैं कि हम आपके 5 कट कर लेंगे, या चाहे तो बोल सकते पूरे पैसे फोरफिट कर लेंगे, या जैसे भी कंडीशन हो। लेकिन इनका समय भी है कितने दिनों का, 2 महीने का समय है। अब 1 करोड़ में डील तो कर दिया, टोकन मनी भी ले लिया, लेकिन अभी जो है वो 1 महीने ही हुए हैं, अरेंज में कर रहा हूं, ये कर रहे हैं अरेंज, तब तक जो है वो इनके पास पर्पल आए, पर्पल है मरून है, हाँ आपको भी नहीं पता तो बहुत अच्छा है, पर्पल है, ठीक है पर्पल। अब जो है वो पर्पल इनके पास आए, जो थोड़ी देर पहले मेरे कलर ब्लाइंडनेस के कारण मरून थे, तो अब जो है ये पर्पल आए और इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ में दे दो। कितने में, क्योंकि वहां में रेस्टोरेंट या जो भी खोलना रहे। अब ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर के केस में था, तो यहां पे कह रहे हैं कि ये सोच रहे कि कितना दे दिया कम वक्त ने, 10 लाख दे के फंसा दिया। टोकन मनी आपने लिखा हुआ है कि अगर देंगे, डील हो चुका है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। रजिस्टर तो तब होगा जब पूरे पैसे दे देंगे। अब ये जो है वो अपने 1 करोड़ के बदले में कितने पे नजर है इनको, 2 करोड़ पे, ये उनको देना चाहते हैं प्रॉपर्टी। इन्होंने सोचा कि 10 लाख तो इसने दिया था, पैसे वापस कर देंगे या कुछ और एक्स्ट्रा दे देंगे। कहा गया कि इनमें से कोई भी चीज अगर करेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो टोकन कंसिडरेशन लेने के बाद किसी भी तरीके से आपको चाहे ज्यादा मिले या कम मिले, आप उस टोकन कंसिडरेशन के बेसिस पे जो आपने ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है आपको उसको परफॉर्म करना रहेगा। क्लियर है? कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, बहुत डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। अभी तो कह रहे हो हेयर एपरेंट्स, इसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी अभी तक आपके पास आया नहीं है, उस प्रॉपर्टी को आप किसी को ट्रांसफर, मतलब आपको ये विरासत में आना था, मिलना था, पापा देते हैं, लेकिन पापा ने अभी दिया नहीं है, तो आप पहले ही जो है वो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि पापा वाला ये प्रॉपर्टी मेरे पास आएगा इसलिए मैं अभी ट्रांसफर कर रहा हूं। जब आ जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर, यानी कि वाटर, एयर, हवा, इस तरह का रोड, रास्ता का ये किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब मकान मेरा तो मकान के आगे के रास्ता भी मेरा, मकान मैंने अपने पास रखा, रास्ता नाप करके किसी को बेच दिया, कह रहे नहीं ये नहीं हो सकता। कहा वो सबका है। और या मैं क्या कह रहा हूं कि यहां मैं दीवार खड़ा कर दूंगा ताकि यहां से जो है ना कोई आ सके ना जा सके, ना इधर की हवा उधर जा सके, ना सूर्य की रोशनी जा सके। कहा कि ये सब राइट ट्रांसफर नहीं किया था, बल्कि जब आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो ईजमेंट का राइट ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी उस प्रॉपर्टी तक पहुंचना, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना, वहां पे सांस लेना, वहां पे सूर्य की रोशनी या जो भी चीज है, जमीन जिसका उसी का क्या होता है, आसमान जिसका वो जगह उसी का वो रास्ता भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ पे जो वो बैठ जाएंगे रॉकेट लॉन्चर लगा करके और बीच बीच में छोड़ते रहेंगे कि जमीन मेरा तो यहाँ से मैं छोड़ता रहूंगा, अब जा करके जहां तक जाए, चाहे मंगल ग्रह पे किसी के सैटेलाइट को लगे या कहीं पे लगे। कहा नहीं, वो रीजनेबल सेंस में बोला गया कि जिसका जो है वो जगह, यानी जिसका रियल लैंड है, उसी के जो है वो रास्ते का भी वो यूज करता है। लेकिन इसका तो ये नहीं कि दूसरा नहीं करेगा। आपका जगह ये, दूसरे का मकान वो है, तो जाएगा तो आपके ही घर के आगे से, तो वो आप किसी को नहीं बेच सकते हैं। ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, किसी को फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट, जैसे किसी विडो को मिला या जो है वो डिवोर्स के बाद या जो भी चीज मिला। कहा गया कि रामदीन के बाद जो है वो राम दुलारी को मिला। राम दुलारी कहती है, रामदीन की बीवी राम दुलारी, रामदीन का डेथ हो गया, मिला किसको, तो राम दुलारी को जो है वो मिल रहा है जो भी मेंटेनेंस या जो भी चीज रहे। या तो मान लीजिए डेथ के लिए, या मान लीजिए कि किसी भी और कारण से, डिवोर्स या किसी कारण से। तो अगर डिवोर्स में मिल रहा है तो ये सिर्फ राम दुलारी को मिलेगा। राम दुलारी जो है वो चमेली को ये जो है वो राइट देती है और कहती है मैं तो जा रही हूं हरिया के साथ शादी मनाने, तो अब तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो ये मैं तेरे नाम ट्रांसफर करती हूँ, इसका आधा मुझे देते रहना। कहा गया कि नहीं, फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट आपका है, तो वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ए राइट टू स्यू कैन नॉट बी
ट्रांसफर, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया तो आप मेरे ऊपर केस फाइल करेंगे। ये राइट किसी और को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप कहिएगा सर अगर एडवोकेट को, तो वो राइट ट्रांसफर करना नहीं कहलाता, वो तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैं अपने नाम पे केस फाइल नहीं कर सकता। अगर आपके साथ ब्रीच हुआ है, धोखा हुआ है, तो आप अपने नाम पे केस फाइल करेंगे। हां, उसे रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन जब लिखा जाएगा ये किसके और किसके बीच की लड़ाई है, तो उसमें दिस वर्सेस दिस में आपका नाम रहेगा, ना कि किसका नाम रहेगा, मेरा नाम। ए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मैं बन गया सीएस, आप मेरे पास आते हैं, कहते सर बैठ जाओ एग्जाम में। मैं कहता हूं छोड़िए, मैं खुद बैठ जाऊंगा, आपके एग्जाम में मैं बैठूंगा तो दोनों पकड़े जाएंगे, ये मेरा वाला सीएस का सर्टिफिकेट आप लीजिए, मैं दोबारा लिखाता हूं। कहा गया कि नहीं, अगर आप किसी पोजीशन पे आ गए हैं, आईएएस आईपीएस या कुछ भी बन गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफिस आप किसी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर के अपने छोटे भाई को दे दिया कि तू बन जा आईएएस, मेरा तो प्रिपरेशन अच्छा है, मैं अगली बार बन जाऊंगा, तू तो नालायक है, तू नहीं बन पाएगा। कहा कि ये ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। प्रॉपर्टी को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इसमें एक एस्पेक्ट आता है मॉर्गेज। कहा गया कि मॉर्गेज का मतलब होता है कि जब आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके, चार्ज क्रिएट करके क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। कहा ये कितने तरह का, कहा कि इसके कुछ टाइप दिए हुए। सिंपल मॉर्गेज, अगर मैंने आपसे प्रॉपर्टी, आपने बैंक से कर्ज लिया है, बैंक को एक प्रॉपर्टी दिया है, अगर आप पैसे नहीं चुकता कर पाएंगे तो बैंक कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आपके प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, बेच सकता है, ऑर्डर लेकर के। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इसमें कह रहे हैं कि ये आपका मॉर्गेज कंडीशन इवेंट ऑफ फेलियर बाय द डेटर। इसका मतलब होता है कि इस बार आपने जो है वो बैंक से कर्ज लिया है, लेकिन बैंक से जो कर्ज लिया है इसमें आपने जो लिया है वो तरीका है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यानी अगर आप इतने तारीख तक या इस डेट को पैसे नहीं चुकता करते हैं तो आपका प्रॉपर्टी उनका मान लिया जाएगा। कि आपने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, बेच दिया था, सेल कर दिया था। पिछली बार सिर्फ प्रॉपर्टी को क्या किया था, गिरवी रखा था, इस बार आपने सेल कर दिया। इसका मतलब 10 साल का अगर टाइम है तो 10वें साल जैसे ईएमआई नहीं आया, काम खत्म नहीं हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आया, 11वें साल में उस प्रॉपर्टी के मालिक कौन हो गए, बैंक हो गई। यह है मॉर्गेज बाय व्हाट, कंडीशनल सेल। यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, कह रहे ये क्या होता है, possession of mortgage property to the mortgagee and authorize him to retain such possession payment money and to receive the rent and profit। इस बार आपने जो है वो किसी से कर्ज लिया, बैंक से लिया, बैंक को आपने वो मकान ट्रांसफर कर दिया और बैंक वहां पे जो है लोगों को किराए पे रख रही है, जो भी करना है उससे लगातार बेनिफिट डिराइव कर रही है, और उस पैसे को क्या किया गया, उस पैसे को रखा गया क्या, चुकता करने के लिए, बैंक का लोन और इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, चुकता करने के लिए। अगर इस तरीके से हुआ है तो ये क्या कहलाया, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। क्लियर है, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपने बैंक से कर्ज लिया, बदले में प्रॉपर्टी गिरवी रखी, मतलब प्रॉपर्टी पे आपने चार्ज क्रिएट किया। कल के डेट में अगर मान लीजिए कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है, अब बैंक यानी कि जो जिससे आपने लोन लिया था, यानी कि लेंडर के पास, आप बोरोवर हैं। अगर जो है बैंक उस प्रॉपर्टी पे रेंट लगा दे या और कुछ काम कर ले और उससे जो क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, उससे ही अपना ईएमआई और बाकी चीज क्या करता जाए, प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करता जाए, तो ये क्या कहलाया, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। क्लियर, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज में आपने प्रॉपर्टी जो है वो किसको दिया, बैंक को दिया, बैंक के पैसे वगैरह चुकता आपने नहीं किए। ऐसे केस में बैंक आपके प्रॉपर्टी को क्या करता है, बैंक आपके प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को वो पहले ही दिन से, याद रखिए चुकता करने वाली बात तो ऊपर में हो गया, कह रहे हैं कि बैंक को आपने प्रॉपर्टी दे दिया, बैंक उसको यूज करना शुरू करता है और वहां से जो रेंट आता है उस रेंट से आपका क्या एडजस्ट होता है, ईएमआई एंड प्रिंसिपल अमाउंट एडजस्ट होता है। ये क्या कहलाया, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज का मतलब है कि जहां पे आपने जो है वो एक प्रॉपर्टी के बदले में जो है वो पैसे लिए, लेकिन उस प्रॉपर्टी के अलावा भी जो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका भी अंडरटेकिंग देते हैं
कि अगर मैंने नहीं दिए समय पे या जो भी हो, तो उस केस में मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या कर दिए जाएं, अटैच कर दिए जाएं। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये उस प्रॉपर्टी के अलावा है जिस पे आपने चार्ज क्रिएट। नॉर्मली तो ये होता है ना, जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट उसको बेचो, जो करना जितना मिल रहा है मिले, और अगर ज्यादा मिला तो अपना काटो और वो पैसा मुझे दे दो हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। कह रहे हैं कि ये बेसिकली आपका है। लेकिन इंग्लिश मॉर्गेज में क्या कह रहे हैं हम, इंग्लिश मॉर्गेज में हम कह रहे हैं कि यही चीज कि सिर्फ जिम्मेदारी उस प्लांट मशीनरी या उस जो है वो इक्विपमेंट की नहीं है, बल्कि जो मेरे और भी जो अपने, वो भी उस पर भी क्या आ जाएगा, आपका लायबिलिटी पे करना रहेगा। यानी कि अगर प्लांट मशीनरी बेच करके 10 करोड़ नहीं आया, 5 करोड़ आया, तो 5 करोड़ की वसूली कहां से की जाएगी, मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी से। क्लियर है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ डीड, ये सिंपल सा है, आपने बस क्या कर दिया, डीड डिपॉजिट कर दिया और चीज क्या हो गई, मॉर्गेज हो गई। एनामोलस मॉर्गेज, जहां पे इनमें से कोई भी टाइप नहीं है, वो क्या हो गया, एनामोलस। या आप जो है वो और भी जो है वो चीजों को मिक्स कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि ये जो है वो इंग्लिश मॉर्गेज भी है और साथ में क्या है, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज भी है। इसका मतलब जिसमें एक से ज्यादा के गुण रहेंगे वो क्या कहलाएगा हमारा, एनामोलस, जो इनमें से किसी में नहीं आ पाया। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट किसके बारे में,